कि बंदरों के आतंक के अंदर बंदरबाड़े का निर्माण कहीं न कहीं सरकार द्वारा एक ठोस नीति बनानी चाहिए, एक ठोस पहल को मैंने विधानसभा के पटल पे भी इस बंदरों के आतंक के लिए विधानसभा पटल पे भी मांग रखी है। शहर के अंदर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। 35 लाख रुपया मैंने नगर पालिका जीजाईसी से लेकर थपलिया तक अभी मैंने 10 लाख रुपया अवमुक्त। मैं अपने जितने भी मेरे से पहले के जनप्रतिनिधि रहे उनका भी धन्यवाद करूंगा, चाहे वो नगर पालिका के रहे हैं चाहे वो विधायक। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि बहुत जिस तीव्र गति से सीवरेज का काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। जो यातायात व्यवस्था है उसको कैसे हम सुचारू और अल्मोड़े के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि यातायात की, तो उसमें हमने ई रिक्शा चलाया। एक तो हमारी आगे की कार्य योजना है कि सीकर से लेके पांडेखोला तक उसको चलाया जाए, बेस से लेके नीचे कर्नाटक खोला तक या उससे आगे जहाँ तक संभव हो वो चलाया जाए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, कि कैसे उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सके। कैसे अल्मोड़े में जो जिला विकास प्राधिकरण लागू किया गया, निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत लागू। बहुत सारी समस्याएं उठ रही है, बाकी अन्य चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत चुनौती है क्योंकि अल्मोड़े की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखी है कि जो हमारे जो नालों का है वो ड्रेनेज व्यवस्था वो बहुत व्यवस्था भी मैंने प्रमुखता से रखा है कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण हो करके चुनौती आएगी। जो व्यक्ति नगर निगम के पहले महापौर के रूप में चुना जाएगा उसके सामने 2-3 साल बहुत चुनौती के रहेंगे या कहीं अन्य से नहीं मिलेगा। तो मैं विधायक निधि से महिला शौचालय के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि ये बहुत नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा, आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी समर आगे बढ़ता चला जा रहा है। रण क्षेत्र में लगातार वार पे वार होते चले आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है। ये चुनाव सच्चाई ये है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई है ये। इसमें आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में इस समय उथल पुथल मची है और हर किसी का ध्यान जो है वो चुनाव की तरफ हो गया। और सच्चाई है क्योंकि ये चुनाव ही एक ऐसी चीज है जो बनाती है अपनी सरकारें। तो इसी में नगर निगम के चुनाव को लेकर के आज हमारे साथ जो मंच साझा करने जा रहे हैं वो आपके लोकप्रिय, जी हां, अल्मोड़ा के लोकप्रिय विधायक मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। और आज मनोज तिवारी जी से जानेंगे कि चुनाव को जो लेकर के सरगर्मियां चल रही हैं और विकास की बात, क्योंकि ये सच्चाई है, देखिए विकास ही है, विकास चुनाव को लेकर के आता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज वार्ता करेंगे। और आइए चलते हैं, मिलते हैं आपके विधायक, अपने विधायक और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी जी से। सब सर्वप्रथम मनोज जी, आपका हम स्वागत करेंगे अपने मंच पे। नमस्कार कपिल जी। सर्वप्रथम तो मैं सत्यपथ न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि कुछ आज जो हमारा नगर निगम चुनाव होने जा रहा है उसमें कुछ बुनियादी सवाल को लेके, इस अल्मोड़े की विकास को लेके आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस अल्मोड़े की सर्वान जनता को प्रणाम करता हूँ। हम मनोज जी से, क्योंकि देखिए मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि ये चुनावी समर है और चुनावी समर में कई सारी चीज़ें आती हैं सामने, विकास को लेकर के बात होती है और सच्चाई है भाई, विकास होगा तो काम होगा। तो हम चलते हैं आज। मनोज जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नगर निगम का चुनाव है इसमें कई सारे विकास के मुद्दे उठते चले आते हैं और सच्चाई है भाई, विकास होगा तभी आगे चुनाव बढ़ेगा, नहीं तो चुनाव में लोग भाई भागीदारी नहीं करेंगे अगर विकास नहीं होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा नगर में कई सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें बंदर की समस्या है, कई बुजुर्गों के लिए समस्याएं हैं, सीसीटीवी की समस्या है, कई सारी है। तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपके द्वारा लगातार कई जगह काम करेगा, क्योंकि शहर में लगातार देखा गया है कि सीसीटीवी भी बढ़ते चले आ रहे हैं, कई जगह हमने देखा है आपके द्वारा लगाएंगे। तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और किस तरीके से वो काम हुए? क्योंकि देखिए सोच तो आपकी, ये सच्चाई है कि जब आपने काम किया तो वो आपने कोई रूपरेखा बना करके ही काम किया गया होगा। तो क्या है वो काम और किस तरीके से उनको करा गया कि जिससे हमारी ये जनता, क्योंकि जनता सवाल करती है और उसका जवाब भी देना होता है और काम किया है तो उसका जवाब बनता ही बनता है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो हम जानेंगे क्या ऐसी चीज़ें आपके द्वारा भी करी गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। देखिए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं आज बहुत सारे इस अल्मोड़े के बुनियादी सवालों पे प्रश्न किए भी जा रहे हैं और जनता द्वारा भी किए जा रहे हैं। और जनता के बीच में मैं लगभग 15 दिन से भ्रमण कर रहा हूँ अपने प्रत्याशी के पक्ष में, और उसमें बहुत सारे सवालों को जनता द्वारा हमसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और जिनका हमने समाधान किया भी है और जो हम भविष्य में करेंगे भी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा है कि इस समय पूरे अल्मोड़े शहर के अंदर जो सबसे प्रमुख समस्या दिखी कि बंदरों के आतंक को लेके, आवारा कुत्तों को लेके, आवारा पशुओं को लेके। और मैं कहना चाहूँगा कपिल जी कि जब 12 से 17 में मेरी सरकार थी, क्योंकि उस समय भी बहुत प्रकोप था बंदरों का और आज भी बहुत बढ़ गया है, तो उस समय हमने अल्मोड़े के अंदर बंदरबाड़े का निर्माण करवाया और बंदरबाड़े का निर्माण होने के पश्चात हमने
जो कैंपा योजना है उससे 45 लाख रुपया मुक्त कराया, वहाँ पे उपकरण स्थापित किए, सारी चीज़ें की है और उसमें हमने बंधियाकरण की एक मुहिम चलाई थी। लेकिन बहुत तीव्र गति से बंदर बाहर से छोड़ दिए जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और मेरा सरकार से एक मांग भी है, सरकार से अनुरोध भी है कि कहीं ना कहीं कोई प्रावधान है, अगर दूसरे जिले के बंदर अगर यहाँ छोड़े जा रहे तो क्यों नहीं हमारे पुलिस प्रशासन या वन विभाग उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जहाँ पर उनकी चौकी स्थापित हैं उस दिशा में निश्चित रूप से मेरी मांग भी है और मैं सरकार से अनुरोध भी करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी पहल करूंगा कि इसके लिए कड़ा प्रावधान किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो एक जिले से दूसरे जिले में बंदर छोड़ ले। दूसरा, कहीं ना कहीं क्योंकि आज ये सिर्फ अल्मोड़े का विषय नहीं, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर बंदरों का प्रकोप बढ़ चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक ठोस नीति बनानी चाहिए, एक ठोस पहल करनी चाहिए जिससे कि जो जनता आज इससे प्रकोप हो रहा है, आतंक का प्रकोप हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस करे। तो मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि लगातार सरकार को मैंने विधानसभा के पटल पे भी इस बंदरों के आतंक के लिए विधानसभा पटल पे भी मांग रखी है, अनुरोध किया है और फिर आश्वस्त करूंगा कि जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो इन ज्वलंत विषय को लेकर और बंदरों के आतंक को लेकर विधानसभा के पटल पे पुरजोर तरीके से सरकार के सम्मुख पटल पे मांग रखूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात निकल के आई और हम बार बार सत्यपथ न्यूज ये बात को बोल रहा है कि हम जिस भी प्रत्याशी के पास जा रहे हैं या जिस भी जनता के पास जा रहे हैं वो आज यही कह रही है कि हमारे शहर में बंदरों का आतंक है और विधायक जी ने बिल्कुल साफ सी बात कर दी कि उनके द्वारा काम किया गया है और आगे भी प्रस्ताव रखा जाएगा और किस तरीके से उसका समाधान होगा ये आपने बोला कि सदन में उठाया जाएगा। तो ये तो आई एक बात। अब मैं विधायक जी आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि हम जब सर्वे हमने किया, जब लोगों के पास हम जा रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि शहर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या रात को अंधेरा होता है, महिलाएं चल नहीं पाती हैं, हो रही हैं, तो उसमें एक उनकी मांग है कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, क्योंकि आपने पहले भी कुछ किया है, तो आगे क्या रणनीति ऐसी रहेगी कि क्योंकि देखो जनता को हमने सुरक्षित भी करना है और हमारी बहनें जो हैं वो रात को चलती हैं और सब कुछ है, तो इसको लेकर के आपका क्या विजन है और जो पहले किया गया है वो किस तरीके से किया गया, थोड़ा हमारी जनता को देखिए, क्योंकि इस समय सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, कई ऐसी लोगों के संग अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और कई बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है और पुलिस उतना इसमें मैं समझता हूं कि नाकाम हो रही है। और इसको देखते हुए जब 12 से 17 में मैं विधायक था, दूसरी बार जब विधायक निर्वाचित हुआ था, तो पुलिस के अधिकारियों द्वारा मुझसे अनुरोध किया गया कि भी जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए करके, और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे जगह चिन्हित बता दीजिए और मैं उसको स्वीकृत कर दूंगा। और उन्होंने शहर के मुख्य मोटर मार्गों में लगभग बहुत सारी जगहों में करीब 20-25 या 30-35 जगहों में चिन्हित करे थे और 35 लाख रुपया मैंने नगर पालिका को अवमुक्त किया था और नगर पालिका एजेंसी थी और पुलिस प्रशासन के और नगर पालिका के सहयोग से हमने विभिन्न जगहों सीसीटीवी कैमरे लगाए और बहुत हद तक उससे राहत मिली, या यातायात को लेकर भी और जो अपराध बढ़ रहे हैं या चोरी की घटनाएं हो रही हैं या अन्य चीज़ें हो रही हैं उसको लेके। और इस बार जब मैं विधायक बना तो मैंने अभी बद्रेश्वर वार्ड में कुछ जगहों सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान पर बजट मंजूर कर दिया है। जो हमारा टैक्सी स्टैंड है जहाँ तिरहा है जीजीआईसी से लेकर थपलिया तक अभी मैंने 10 लाख रुपये अवमुक्त किया है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, तो वहाँ के लोगों ने राहत ली है। और अभी भी मैंने संकल्प लिया है और मैंने पुलिस प्रशासन से कहा है, एसएसपी पीछा जी से कहा है कि आप मुझे पूरा एक एस्टीमेट बना के दीजिए कि कहाँ कहाँ पे चिन्हित, जहाँ पे आपको लगता है कि जगह चिन्हित हो, और जिस दिन वो मुझे दे देंगे तो मैं पूरे शहर के अंदर जहाँ संभव हो सकेगा तो विधायक निधि के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा और कहीं ना कहीं जो अपराध हो रहा है जो इस तरह का उसमें कैसे अंकुश लगाए उस दिशा में काम करूँगा। लेकिन कपिल जी, एक चीज़ कहना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अल्मोड़ा जो आज जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम जल्दी इस सवाल में भी आएंगे क्योंकि पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आपने देखा होगा। अभी हमने सौरभ बहुगुणा जी से ही पूछा था और उन्होंने भी जवाब देने से वो भी वंचित रह गए वहां पर को, तो उसको आऊंगा। अब मनोज जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक बड़ी समस्या यहाँ पर कुछ सुनने में आ रही है, सीवर को लेकर के समस्या है और लगातार आपने भी देखा होगा कि हर वार्ड में आज यही हो रहा है। उसके समाधान के लिए क्या ऐसा आपने रणनीति बनाई है और या क्या ऐसी आगे की सोच है? क्योंकि देखिए कई जगह पे काम चल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं चल रहा है जगह पे, लेकिन कई जगह पे धीमा काम चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले एक धरने पे भी आप बैठे थे तो उसके बाद उस रोड का काम शुरू हुआ था। तो वो सीवर के काम को लेकर के क्या योजना है आपके पास और किस तरीके से आगे की, क्योंकि पूरे अल्मोड़े को अब ये देना है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे, ये भी बात आ रही है, तो उसमें भी आपने कहीं
कहीं ना कहीं सोचा होगा, तो क्या है थोड़ा हमारी जनता को बताना चाहिए। देखिए, मैं अपने जितने भी मेरे से पहले के जनप्रतिनिधि रहे उनका भी धन्यवाद करूंगा, चाहे वो नगर पालिका के रहे हैं, चाहे वो विधायिका के रूप में रहे हैं। उनका धन्यवाद करूंगा कि कहीं ना कहीं उनका सहयोग हम सबको मिलता आ रहा है और सबका इस मामले को लेकर समाधान को निपटाने के लिए प्रयास किया गया है। लेकिन हमने इस सीवरेज की व्यवस्था को लेकर 4 जोन में बांटा गया था और लगभग 1 जोन का काम हमारा पूर्ण हो चुका है, दूसरे जोन का काम चल रहा है, 4 फेजेस में करे थे। लेकिन जिस तीव्र गति से काम होना था, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा परेशानी जो है सीवरेज को लेके है, लोगों के कई पेट भर जाते हैं, कई सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको देखते हुए मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि बहुत जिस तीव्र गति से सीवरेज का काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं विभाग द्वारा हीलावाली की जा रही है, ढीलापन दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी जनता को आश्वस्त करूंगा कि मैं सरकार के सहयोग से, अपने प्रदेश के उत्तराखंड शासन के सहयोग से और यहाँ की जनता के सहयोग से जल्दी हम जो भी हमारे फेजेस के काम अभी रह गए हैं उनको जल्दी उनका आगमन बना के, उनकी डीपीआर बना के शासन को प्रस्तुत करेंगे और जल्दी उस काम को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे हमारे इस अल्मोड़ी की जनता इससे परेशान है और इसका एक सही रोड मैप बन सके, क्योंकि लोगों को इसका स्थायी समाधान मिल सके, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है भौगोलिक परिस्थिति को देख के, क्योंकि अल्मोड़ी की टोपोग्राफी है बड़ी विचित्र है, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है सीवरेज को डालने में भी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अधिकारी लोग ठोस एक रोड मैप बनाएं जिससे कि यहाँ पर एक उसका स्थायी समाधान हो सके। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा मनोज जी, ये तो आपने कहा कि समाधान करने, लेकिन एक समस्या बार बार सामने आ रही है। लोगों का ये कहना है कि किसी का घर रोड से ऊपर है, किसी का घर रोड से नीचे है। तो होता क्या है कि रोड से तो जा रहा है लेकिन ऊपर नीचे वाले को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता आपके दिमाग में है? क्योंकि देखिए सच्चाई, हम पहाड़ के लोग हैं और पहाड़ में तराई में और पहाड़ में बहुत परिस्थितियों का फर्क है। और आप तो गाँव घूमते हैं, आपने लगभग हर जगह घूमे, तो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो रोड से ऊपर और रोड से नीचे वालों को भी समाधान मिल सके? तो इसके लिए कुछ हमारी जनता, क्योंकि ये सवाल जनता का और वो बार बार इसको लेकर के परेशान है और आज आप हमारे साथ हैं तो मेरे को लगता है कि उनको जवाब मिल जाएगा आज। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने उठाया वास्तव में बिल्कुल सही है और जब हम सीवरेज की जहाँ पे डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोड के नीचे वाले उतना लाभान्वित नहीं, ऊपर वालों को हम लाभान्वित कर ले लें। लेकिन फिर भी हमने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि सबको इसका समुचित लाभ मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी बहुत ज़्यादा सकरी गली हैं, यह है, वहाँ पे हमें बहुत कठिनाई आ रही है। तो उसके भी समाधान निकालने के लिए अधिकारी को हमने कहा है कि इसका तत्काल कोई निराकरण निकालें, कैसे ये संभव हो सकता है, लोग इससे वंचित भी ना रहें और इसका स्थायी समाधान भी हो। ये क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाई आ रही है, लेकिन हम इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दक्ष होते हैं, टेक्निकली होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका स्थायी समाधान निकालेंगे। अच्छा मनोज जी, ये तो एक समस्या हमारी अब महिलाओं के लिए भी हो गई और आम जनता के लिए हो गई। अब मैं आता हूँ उस बात पे कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है। पलायन के बाद से हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, है ना, वो सब बड़े परेशान हैं कि उनके लिए वो कहते हैं कि हमारे पास स्कीमें नहीं पहुंच पा रही हैं या कोई नहीं पहुंचा। और आपने कई बार उनके साथ मिल करके भी कई योजनाएं ऐसी बनाई, तो आगे की क्या रणनीति और क्या क्या चीज़ आपने इधर करी है बुजुर्गों के लिए, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि अल्मोड़ा जो पहले नगर पालिका थी अब नगर निगम बन गई है और इसमें बहुत सारी हमारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। कई समस्याओं का हमारा निवारण भी हुआ है और कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आज कई चीज़ों का समाधान होगा, नई समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन ये हम सबके लिए एक चुनौती के रूप में और उसको हम स्वीकार भी करते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्मोड़े को जो हमारी जो यातायात व्यवस्था है उसको कैसे हम सुचारू करें करके, उसके लिए हमने वन वे व्यवस्था भी करी है। उसके लिए हमने बहुत सारा विरोध भी हुआ था, लेकिन आज लोग उसको समझ रहे हैं कि इसके समाधान के लिए किया जा रहा है। तो उसमें हमने कई जगह पार्किंगों का निर्माण करा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शासन को कि उन्होंने हमारी बातों को आवास विकास के माध्यम से यहाँ पर पार्किंग स्वीकृत कराई है। लेकिन अभी कई पार्किंग हमारी कहीं पे कोर्ट में मामला, माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है, कहीं पे कुछ कमियों की वजह से नहीं बन पाई है, तो उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। इसके अलावा अल्मोड़े के हमारा जो दूसरी छोर है धारों नाला, वहाँ पर भी हमने कुछ पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है उसको भी चिन्हित किया है, अन्य चीज़ों को भी चिन्हित किया है और जल्दी उसका आकलन बना के हम शासन को भेज रहे हैं कि वहाँ पर भी हमारी यातायात व्यवस्था को कैसे सुचारू करें, कैसे हमारी जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर बन सके, इस चीज़ को कर रहे हैं। दूसरा हमारी कोशिश है, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अधिकारियों को कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और अल्मोड़े के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि यातायात की, तो उसमें हमने ई रिक्शा चलाए, जो टुक टुक कहेंगे उनको चलाने का काम किया और पहले एक ट्रायल के रूप में हमने वहाँ से RCA मॉल से लेके सीकर तक किया है और हमने देखा कि
लोगों ने उसकी सराहना करी है और उसको हम सफल देख रहे हैं, और उसी को कैसे उसका विस्तारीकरण हो करके हमने 2-3 फेज़ों में उसको लिया है कि कैसे हम उसको सीकर से लेके पांडेखोला तक, क्योंकि पहाड़ की टोपोग्राफी ऐसी है, ऊपर नीचे चढ़ाई है, कई चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एक तो हमारी आगे की कार्य योजना है कि सीकर से लेके पांडेखोला तक उसको चलाया जाए। दूसरा, बेस से लेके नीचे कर्नाटक खोला तक या उससे आगे जहाँ तक संभव हो वो चलाया जाए। तीसरा, जो हमारा करबला है, करबला से लेके जो हमारा सिकुड़ा बैंड है वहाँ तक चला जाए। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत करने जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ आगे प्रयास जारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जिलाधिकारी जी का कि उन्होंने एक और सराहनीय काम किया कि ई रिक्शा जो हमारे टुक है उसमें महिलाओं को भी ट्रेंड किया गया है, और ट्रेन करने के बाद उनको रोजगार दिया गया है, और यहाँ पर एक अच्छी पहल की है और उसकी सराहना भी हमारी मातृशक्ति कर रही है। तो इस तरह के हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा कि जो हमारा अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण हुआ है, जो मेरी सरकार में 12 से 17 में मैंने स्वीकृत करवाया था, और उसका पूर्ण निर्माण हो चुका है, और कहीं ना कहीं आज हमारे जो बसें हैं वो वहाँ से संचालित होंगी। तो शहर में कैसे हम उसको व्यवस्थित करें, उसके लिए एक कार्य योजना बना रहे हैं। या तो सिटी बस चलाई जाएगी, उसके लिए जल्दी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, या फिर जो हमारी बस आ रही हो मात्र 5 या 10 मिनट रुकें और उसके बाद वो चले जाएँ करके। तो ये सारे बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने, उनके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय जनता को लेके और सरकार को और उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं, इस तरह के कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, कि कैसे उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकें, कैसे क्या हो। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम अपने अधिकारियों से कह के कि यहाँ पर कुछ इस तरह का एक कैंप कार्यालय बनाया जाए कि जहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन आए और उनकी समस्या को वहाँ पर सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आई कि बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास कई सारे संसाधन रहेंगे। हमारे और ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए टुक की व्यवस्था करी गई है, और सिटी बस की व्यवस्था, क्योंकि सिटी बस जब चलेगी तो सीधी सी बात है हमारे बुजुर्गों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अब रही बहुत अच्छी आपने बात कही कि 2 मिनट रुकेगी तो जाम भी नहीं लगेगा। तो ये तो हुई बुजुर्गों को लेकर। अब आता हूं मैं अहम मुद्दे पे, जिसको लेकर के हम पहाड़ के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। वो पॉइंट है प्राधिकरण को लेकर के। और प्राधिकरण को लेकर के हमने बहुत सारे सवाल भी सरकार से करें और हमको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। तो उसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था पहले भी, और पहले भी इसमें कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि अल्मोड़ा में जो जिला विकास प्राधिकरण लागू किया गया, निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत लागू किया गया है, क्योंकि नगरपालिका बनी है, नगरपालिका के आय के स्रोत बहुत कम थे। आज तो नगर निगम बन गई है, लेकिन उस समय नक्शे पास करने से लेके आय के स्रोत बहुत होते थे और उससे नगरपालिका अपने पैरों पर खड़ी होती थी, ये स्वावलंबी बनती थी। लेकिन जिला विकास प्राधिकरण को लागू करके कहीं ना कहीं जनता पे एक और बोझ डाल दिया गया है, और इसका मैंने विधानसभा में भी प्रश्न के माध्यम से पूरा विस्तृत रूप से इसका चर्चा रखी थी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो उसके प्रावधान है, वो प्रावधान कहीं वो लागू ही नहीं होते इस पर्वतीय क्षेत्र में। कि भाई अगर माना सपोज हम राजपुरा में रहते हैं, या सपोज हम ढूंढादार हम कहीं ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, मकड़ी में रहते हैं, वहाँ पर है कि अगर व्यक्ति अपना मकान बनाएगा तो वहाँ पे कार पार्किंग का प्रावधान रखेगा, जबकि वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, और उसमें है कि कार पार्किंग का प्रावधान रखेगा, इतना सेटबैक छोड़ेगा। अगर वो कॉमर्शियल है तो इतना आगे रास्ता छोड़ेगा, अगर रेजिडेंशियल है इतना छोड़ेगा। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर कार जा नहीं सकती है, वहाँ पर कार पार्किंग का प्रावधान है। इस तरह के ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिससे कोई बिल्कुल सहमत नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं, बहुत कम जमीन लेते हैं, कोई आधी मुट्ठी लेता है, 1 मुट्ठी लेता है। अगर इस तरह से होगा तो वो तो अपना मकान ही नहीं बना पाएगा इस तरह से। और इसका हमने पुरजोर तरीके से मांग हमने रखी थी विधानसभा में कि प्राधिकरण समाप्त होना चाहिए, लेकिन सरकार ने समाप्त नहीं किया, उसको निरस्त कर दिया। अब निरस्त कर दिया है तो जहाँ पर जो लोग जिनके पास अपना पैसा है वो लोग वहाँ पर 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला बना दे रहे हैं, वहाँ पर कोई अतिक्रमण का नहीं देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं देख रहे हैं। जो लोग लोन लेने जा रहे हैं बैंकों में, तो वहाँ पर उसको प्राधिकरण का से नक्शा पास करना पड़ रहा है। तो ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है जिससे जनता परेशान है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जब से प्राधिकरण गठित हुआ है तो आप देखेंगे जिन लोगों ने भी अपने मकान बनाए वो तो पहले इतना परेशान हो गए कि उन्हें विभिन्न जगहों में नो ड्यूज के लिए जाना पड़ रहा है, फॉरेस्ट में जाना पड़ रहा है, PWD में जाना यहाँ पड़ रहा है, और अंडर द टेबल अन्य चीज़ें हो रही है। और उसके बाद उसको इतना परेशान कर दिया जा रहा है, कई लोग तो उस चीज़ में अपना
मन ही हटा दे रहे हैं कि मैं मकान नहीं बनाऊंगा या फिर जो चीज़ करूंगा। ऐसा यहाँ नहीं, बहुत जगह हो रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए नगर निगम को अधिकार दिए जाए। उसमें अगर लग रहा है कि कमी है तो उसमें और कठोर किए जाए, लेकिन हमारे अल्मोड़े में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करना चाहिए, निरस्त नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि सर्वदलीय संघर्ष समिति हर मंगलवार को धरना करती है और हमारे सारे सीनियर सिटीजन उसमें बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जब पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, तो तभी तो हमारे लोग इतने वरिष्ठ लोग बैठ रहे हैं। तो इसलिए मेरी सरकार से मांग है और मैं आपके माध्यम से जनता से कहूँगा कि अगर मुझे फिर अवसर कभी मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को पहले भी मैंने उठाया और जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करो करके फिर इसको उठाऊंगा। जय जी, आपने बिल्कुल साफ कहा कि प्राधिकरण में शिथिलता आनी चाहिए और बात भी सही है कि भाई हम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और हमारे पास ये संसाधन ही नहीं है इतने कि जिसको हम लागू कर सकें। चलिए, ये तो हुई सारी चर्चाएं। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं चुनाव, क्योंकि चुनाव लगा है तो चुनाव की बात तो होनी चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी जनता के पास गए और जनता जनार्दन से आप मिले और कई सारी ऐसी बातें हुई होंगी जो जनता ने आपसे कही होंगी। कुछ हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं या क्या ऐसी बातें निकल करके आपके संज्ञान में आई हैं कि जिसके समाधान के लिए आप चाह रहे होंगे कि आप सोचेंगे। देखिए, जनता के बीच में लगातार हम जा रहे हैं और संवाद भी कर रहे हैं और वास्तव में बहुत सारी समस्याएं उठ रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी जनता को कि जहाँ पर समस्याओं का निदान हो गया उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है, और जहाँ पर कुछ समस्याएं रह गई तो उसके बारे में उन्होंने अपना बातें भी रखी, अपना रोष भी प्रकट किया और हमसे कहा भी है और हमने उनको आश्वासन भी दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी जी का, क्योंकि जब वो नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में थे, और नगरपालिका एक ऐसी है जो बहुत सारी वित्तीय संकटों से संकट है उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से सारी चीज़ों से कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि नगरपालिका पे आर्थिक संसाधन बहुत कम है। उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह को समय पर देने का काम किया। कभी ऐसा नहीं बैठे हैं और कोई हड़ताल हो रही है, और चाहे हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको चाहे जितना भी पैसा दिया उनको, चाहे उनका प्रोविडेंट फंड का हो, चाहे उनका ग्रेजुटी का हो, चाहे उनका सेवानिवृत्त का हो, ये बताया। और पूरी नगरपालिका को कैसे चलाया, निश्चित रूप से आर्थिक संसाधन जोड़ के चलाया। और आज हम देख रहे हैं विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं तो बहुत सारे वार्डों में हम देख रहे हैं कि वहाँ के मार्ग दुरुस्त हैं, वहाँ की अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने बहुत चुनौती है। क्योंकि अल्मोड़े की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखी है कि जो हमारे जो नालों का है वो ड्रेनेज व्यवस्था वो बहुत व्यवस्थित नहीं है। और इसी को देखते हुए हमने विभागीय अधिकारियों से जब बैठक करी थी और पहली बार ऐसा हुआ कि हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से पूरा एक एस्टीमेट बनवाया, विभिन्न नालों का सर्वे करवाया और फर्स्ट फेज में हमने बहुत सारे नालों का निर्माण करवाया और अभी आप देखेंगे कि निर्माण कार्य चल रहे हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ अभी वर्तमान में गतिमान है। और इसी के तहत हम सेकंड फेज में भी अभी नालों को चिन्हित कर रहे हैं और उसको भेजने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जल्दी हमारे जो पूरे नगर निगम के नाले हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगे, जिससे कि जनता को राहत मिले और वहाँ पर सुचारू रूप से पानी नीचे को जाए। दूसरा, कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे मार्ग अभी अवरुद्ध हैं, टूटे हैं, फूटे हैं बरसात से, अन्य चीज़ों से। कुछ हम दैवीय आपदा के माध्यम से बनाएंगे, कुछ विधायक निधि से बनाएंगे, कुछ हम जो नगर निगम के चाहे राज्य वित्त आयोग को पैसा हो या जो भी उस पैसा मिलेगा उससे बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ पूरे शहर में जो पथ प्रकाश व्यवस्था है उसको और कैसे व्यवस्थित किया जाए, जिन मोहल्लों में या जिन मार्गों में उसको और व्यवस्थित कैसा किया जाए। और सबसे मुख्य है कि यहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये हमारा पर्यटन क्षेत्र है और बहुत सारे हमारे दूसरे राज्यों से भी और दूसरे क्षेत्रों से भी पर्यटक आते हैं। तो कोई भी शहर अगर स्वच्छ नहीं होगा तो एक बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम जब हमारे प्रत्याशी वहाँ पर बैठ जाएंगे विजय होने के बाद, हम प्रयास करेंगे कि कैसे पूरे शहर के अंदर हम जो अंडरग्राउंड डस्टबिन होता है उसको हम लागू करेंगे, जिससे कि कूड़ा जो हमारा फैलता है उसको कैसे व्यवस्थित करें और 2 पाली में कैसे उसको उठा सकें, जिससे कि पर्यटक जो आए या जो हमारे लोग इससे परेशान हैं वहाँ पर कूड़े का निस्तारण तत्काल रूप से हो करके। ये हमारे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख है कि हमें इस अल्मोड़े को क्योंकि सांस्कृतिक नगरी के रूप में हम जानते हैं और यहाँ पर हम कैसे अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, कैसे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षित रखें। मल्ला महल को कैसे हम उसको विकसित करें। बहुत समय से मल्ला महल हमारा वीरान पड़ा हुआ है, एक आध गतिविधियाँ वहाँ पर होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको कैसे सुचारू करें क्योंकि केंद्र बिंदु है वो। और वहाँ पर मल्ला महल में उसको कैसे, उसके लिए हमें काम करना है कि वहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ हफ्ते में होती रहें। वहाँ पर कुछ इस तरह की आर्ट गैलरी डेवलप की जाए, वहाँ पर की प्रदर्शनी वो डेवलप की जाए कि कोई व्यक्ति बाहर से पर्यटक आए उसको देखे। कुछ इस तरह का किया जाए कि वहाँ पर जो हमारे इस अल्मोड़े पूरे जिले का स्वतंत्रता
सेनानियों का इस पूरे, चाहे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन महापुरुषों के वहाँ पर चित्र लगाए जाए, उनको अगर जो भी उनके जो स्वर्णिम काल था उसको अंकित किया जाए लेखनी के माध्यम से, उसको किया जाए। कुछ हमारे सांस्कृतिक, हमारे वहाँ पर हमारे ऐपण हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको वहाँ पर रखा जाए, जिससे कि हमारा कोई व्यक्ति आए तो वो आर्ट गैलरी को देखे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के इतिहास को देखे, हमारे यहाँ की कला है, विधा है, उसको देखे, सारी चीज़ों को देखे, उनको इस तरह से करें। तो उसको कैसे करें, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार और शासन को हम यहाँ पर बजट भेजेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण है और मेरी लगातार मांग रही है कि जो हमारे यहाँ के 3 बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे सिद्धपीठ हमारे मंदिर हैं, चाहे वो हमारा बानेड़ी देवी का हो, चाहे हमारा कसार देवी का हो, चाहे सह देवी का हो, और मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे 10 काम मांगे थे, उसमें भी मैंने प्रमुखता से रखा है कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण हो करके, कि हमारा पर्यटक यहाँ से आके उस रोपवे का आनंद ले सके और उस मंदिर में दर्शन कर सके, तीर्थाटन के रूप में, एक धार्मिक आस्था के रूप में। तो रोपवे के लिए भी हमने एक सरकार को सुझाव दिया है, लिखित भी दिया, सारी चीज़ें। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्मोड़े को हमने 12 से 17 में कोसी बैराज से हमने पेयजल की व्यवस्था को बहुत सुचारू किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अल्मोड़े में लगातार बसासत बढ़ रही है और कहीं ना कहीं, और कोसी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत समस्या वहाँ पर आएगी, निश्चित से आएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 काम मांगे थे प्रत्येक 70 के 70 विधायकों से। तो मेरी प्रमुख मांग थी कि अल्मोड़े को सरयू सेराघाट पंपिंग पेयजल योजना की से लाभ दिया जाए करके, और जब मेरी सरकार थी तब भी हमने इसका सैद्धांतिक स्वीकृति दिलाई थी। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी मांग को स्वीकारा है और उसको घोषणा के रूप में लिया, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम जल्दी उसकी डीपीआर भेजेंगे और सरकार उसको स्वीकृति दे, क्योंकि वो मेरे 10 कामों में प्रमुख काम है। और उसके साथ साथ जो प्रमुख एक मैंने मांग रखी थी कि जो मेरे शहर के आंतरिक मार्ग हैं, मोटर मार्ग हैं, या जो पूरे सर्किल है जो हमारा, चाहे नीचे का हो, बेस वाला एरिया हो, बेस से लेके कर्नाटक होला हो, चाहे हमारा करबला से लेके हमारा सिकुड़ा हो, इन मोटर मार्गों को में हॉटमिक्स किया जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं बहुत बुरी स्थिति हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास पर्यटन को लेके अपना विजन है, हमारे को सांस्कृतिक धरोहर को कैसे उसके लिए अपना विजन है, कैसे सांस्कृतिक विधान को, कैसे कलाकार को आगे बढ़ाया जाए इसको लेके, और कैसे इस शहर को स्वच्छता के रूप में एक संदेश देने का काम करें, मॉडल नगर निगम के रूप में बनाएं। ये सारी चीज़ों को हमने किया है, और कैसे इस नगर निगम को आय के स्रोत को कैसे हम अर्जन करें उस दिशा में भी हमने करना है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती आएगी। जो व्यक्ति नगर निगम के पहले महापौर के रूप में चुना जाएगा, उसके सामने 2-3 साल बहुत चुनौती के रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा परिश्रम नहीं हुआ है, हमारे अभी भारत सरकार की योजना को हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं कैसे हम अपने आय के स्रोत को कैसे अर्जन करें, कैसे बढ़ाएं, और कैसे इस नगर पालिका को, इस नगर निगम को कैसे हम बिल्कुल स्वावलंबी बनाएं, कैसे अपने पैरों पर खड़े, उस दिशा में भी हम एक कार्य योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे मनोज जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि चुनौतियां तो हैं सामने, क्योंकि प्रथम महापौर जब बैठेगा तो वो चुनौतियों के साथ बैठेगा, और चुनौती बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जैसे विधायक जी ने बताया कि किस तरीके से अभी परिसीमन होना है और बाकी चीज होनी है। लेकिन हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि एक सवाल को हम लगातार हर मंच पे उठा रहे थे, रोपवे को लेकर, और सच्चाई है भाई, पर्यटक हमारे पास आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, मार्केट में व्यापार बढ़ेगा, कई और सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये आप धन्यवाद के पात्र हैं कि अगर आपने इस बात को भी रखा है, और सत्यपथ न्यूज भी बार बार करता है। अब एक और सवाल ऐसा है जिसको सत्यपथ न्यूज हर जगह पे उठा रहा है, और वो हमारी मुहिम है, और हम आज उसके लिए अपनी जनता को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे कि जनता भी अब उस बात को बोलने लगी है, महिला शौचालय को लेकर के। तो वैसे हम आपसे भी चाहेंगे कि, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा ऐसा कि महिलाओं के लिए शौचालय की बहुत ज्यादा कमी है शहर में, और नगर निगम बनने जा रहा है, तो आपकी भी जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके क्षेत्र में नगर निगम, पहला नगर निगम बनेगा, तो आपकी भी जवाबदारी ज्यादा होगी, और आपको भी ज्यादा देखरेख करनी पड़ेगी, जनता की ज्यादा मांग बढ़ जाएगी, और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी, और बजट भी अब ज्यादा चाहिए होगा हमें। तो हम चाहेंगे कि उसके लिए क्या आप सोचेंगे। ये सत्यपथ न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी है अब मातृशक्ति के लिए, मेरे को लगता है इससे सहमत आप भी होंगे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने यहाँ पर उठाया है, और उस दिशा में पिछली जो नगर पालिका यहाँ पर थी तो उसने उस काम को आगे बढ़ाया था। आप देखेंगे जिला अधिकारी का जो पुराने कार्यालय है वो मल्ला महल के ठीक नीचे, तो वहाँ पर अभी एक हाईटेक शौचालय बन रहा है, और मैंने नगर निगम के, अब तो नगर निगम नहीं है, नगर निगम के नगर आयुक्त से कहा है, जो सहायक नगर आयुक्त है इस समय वर्तमान में, नगर आयुक्त अभी कोई नहीं बैठा है, तो उनसे कहा है कि आप स्थान को चिन्हित करिए कि कहाँ पे हाईटेक महिला शौचालय बना सकते हैं। तो मैं बजट देने को तैयार बैठा हूँ, विधायी निधि से बजट दे दूंगा। अगर कहीं हमें विभागों से बजट नहीं मिलेगा या कहीं अन्य से नहीं मिलेगा तो मैं विधायी निधि से
महिला शौचालय के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया और ये गंभीर सवाल है। और कहीं ना कहीं उससे हमारे जो महिला यात्री होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो पर्यटक होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, वो होटल नहीं लिया होता है, लेकिन वो इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, तो उस समय हम लोग को बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हम कहीं यहाँ पे महिला शौचालय नहीं है। तो ये गंभीर सवाल था और इसके लिए मैं नगर निगम से कहूँगा कि कहीं पे स्थान चिन्हित करें और धन की कमी नहीं आएगी, धन में विधायक निधि से देने को तैयार हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज जो विधायक जी से हमारी बात हुई और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त करके, अब मैं बताऊंगा अपनी मातृशक्ति को कहना चाहूंगा, आश्वस्त हो जाइए कि बजट की कहीं कमी नहीं मिलेगी। अगर कोई बहाने बनाता है कि साहब जगह नहीं है या बजट नहीं है, तो उसके लिए विधायक जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जगह चयनित करने के लिए भी बोल दिया गया है और बजट देने के लिए भी वो तैयार बैठे हैं। तो ये तो रही चर्चाएं, ये सारी चर्चाएं चुनाव के बीच में हो रही है। तो जब चुनाव है तो फिर चुनाव के लिए तो वोट भी तो मांगना पड़ेगा, है ना। तो हम विधायक जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने प्रत्याशी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अगर इस जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं आपके सत्य पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस समय रण में हैं, महापौर के रण में है, नगर निगम के रण में है, और मेरे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भैरव गोस्वामी जी चुनाव मैदान में हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने एक ऐसा प्रत्याशी चुना है जो नगर के व्यापारियों के लिए हमेशा खड़ा रहा है और नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ। और उन्हीं की योग्यता को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए प्रांतीय व्यापार मंडल ने उनको जिला महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और कहीं ना कहीं उनकी व्यापारियों में अच्छी पैठ है और हमेशा उन्होंने व्यापारियों की बातों को उठाया। लेकिन इसके अलावा भी जब भी खेलों की बात आती है तो हमेशा भैरव गोस्वामी जी खड़े दिखते हैं, चाहे क्रिकेट से लेके। मुझे आज खुशी होती है जब मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो जितना युवा है, मैं बिल्कुल कह रहा है कि भैरव गोस्वामी जी को आपने सही चयन किया है। भाई खेलों में वो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, कोई भी खेल का आयोजन होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आती है तो उसमें जो हमारे कलाकार हैं उन्होंने कहा कि भैरव गोस्वामी जी ने हमें मदद करी है। जब कहीं पे किसी को खून देने की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे कोई दुर्घटना करे, तो भैरव गोस्वामी सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति होता है। आज आप देखेंगे अभी इस प्रचार के दौरान में 3-4 दिन पहले, एक हफ्ता होगा, तो मैंने भैरव गोस्वामी जी से कहा भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रचार में चलना, आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बेस में ब्लड दे रहा हूँ। तो उस व्यक्ति की देखिए कि प्रचार छोड़ के भी वो ब्लड देने के लिए गया। तो ऐसे रेड क्रॉस सोसाइटी से वो जुड़े हुए हैं लगातार, तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उसकी योग्यता को देखते हुए एक ईमानदार, शिक्षित और व्यापारियों के बीच जिसकी पैठ है, एक युवाओं के बीच जिसकी पैठ है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो महापौर के रूप में बनेंगे तो वो अपनी क्या कहते हैं, जो उनकी प्रतिभा है उसको तो साबित करेंगे, लेकिन जो सामाजिक उनकी पहचान है उसको और बढ़ाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आने वाली 23 तारीख को हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्री भैरव गोस्वामी जी के जो हाथ का चुनाव चिन्ह है उसमें मोहर लगाकर आप सब विजय बनाएंगे। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपका ये सेवक, आपका ये जनप्रतिनिधि आप सबसे अनुरोध करता है कि 23 तारीख को भैरव गोस्वामी को हाथ के मोहर पर लगाकर आने वाली 25 तारीख को विजय बनाएंगे। और आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका आशीर्वाद भैरव गोस्वामी को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम नहीं कहेंगे कि भैरव गोस्वामी को वोट दीजिए, क्यों? क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना किसी के विपक्ष में, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे जिससे विधायक जी भी सहमत होंगे। हम ये कहेंगे ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये पर्व है, हमारा अधिकार है। इस अधिकार के लिए अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को समझाइए कि ये हमारा अधिकार है, इसमें निकल करके वोट देना है और घर में बैठना नहीं। तो शायद आप भी यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के इस मंच में हमने मनोज जी से बहुत सारे सवाल करे और बहुत सारे जवाब मिले। अगर आपके भी कोई सवाल ऐसे हैं जो रह गए हैं, उसको आप हमें भेज सकते हैं और हम फिर मनोज जी से मंच साझा करेंगे और फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।